नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनेयर के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेष सुरक्षा प्रश्नावली। जब आप आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का टीयर 1 का पेपर क्लियर कर लोगे और टीयर 2 और 3 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, तो आपको टीयर 2 के एडमिट कार्ड के साथ ही टीयर 2 और टीयर 3 के एडमिट कार्ड के साथ ही SSQ फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वो यही है फॉर्म आपका SSQ, यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनेयर। ठीक है ना, SSQ। कल के वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया भी था, SSQ और AF फॉर्म के बारे में मैं कल एक वीडियो में बता दूंगा आपको। इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे SSQ, क्या क्या पूछा जाता है, एक एक करके एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म में होता है आपका नाम, यहाँ पे आपको नाम अपना ऐड करना है। ठीक है, नाम और नियुक्ति का पद मैं हिंदी में ही बोलूँगा, ठीक है ना। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है तो नीचे में ये बाइलिंगुअल है, जो PDF है वो बाइलिंगुअल है, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेम और नियुक्ति का पद, आप किस पद के लिए नियुक्त हुए हैं, और कार्यालय। ठीक है, कार्यालय, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना होगा। और ये आपको इंटरव्यू के टाइम में या टीयर 2 के एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये सबमिट करना होगा फिल करके। ठीक है ना। अगला है आपका, कर्मचारियों को सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक शीर्षक के मामले में सामने मांगी गई सूचना पूरी और सही है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, टू बी अडॉप्टेड फॉर वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन। ठीक है ना, ये अपने स्तर से लोग वेरीफाई करेंगे कि जो आपने डिटेल दिया हुआ है वो सही है या गलत है। अगर इसमें एक दो पॉइंट भी आप मिस किए, यानी कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, तो आपकी नौकरी वहीं पे चली जाएगी। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 2 नंबर में देखिए, यदि बाद में किसी भी समय यह मालूम पड़ा कि इस फॉर्म में सूचना गलत दी हुई है अथवा इस फॉर्म में वास्तविक सूचना को छुपाया गया है, तो केवल इस आधार पर ही आपकी सेवाओं को समाप्त किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आप कितने भी क्वालिफाइड हो, कितने भी अच्छे मार्क्स हो, आपको यहीं पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रहे। और ख़ास करके आईबी के केस में तो, और ये मुझे लग रहा है ये फॉर्म SSC में भी फिल करवाया जाता होगा, जो अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर में आपको यहाँ पे देना है अपना नाम, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना है, पूरा नाम। और यहाँ पे इसी नाम को 2 पार्ट में बांट देना है। यहाँ पे आपका शुरू का नाम यानी फर्स्ट नाम हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सरनेम हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि विनोद कुमार, तो यहाँ पे हो जाएगा विनोद, और यहाँ पे हो जाएगा कुमार, और यहाँ पे पूरा हो जाएगा विनोद कुमार, फुल नेम, यहाँ पे पूरा नाम। ठीक है। और ख में है उर्फ। अगर उर्फ में भी कुछ लगाते हैं, जैसे कि आपका नाम विजय है लेकिन उर्फ में मोनू भी आपको बोला जाता है, तो यहाँ पे आप मोनू लिखोगे। ठीक है ना। जन्म का नाम यदि कोई दूसरा या अन्य नाम उपनाम किसी भी समय प्रयोग करते थे, यानी कि जन्म के टाइम में भी अगर आपका नाम कुछ और था, ठीक है, गोलू मोलू जो भी हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जन्म का नाम, उर्फ और अभी का पूरा नाम, यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका नाम क्या है। ठीक है ना, तीनों नाम आपको मेंशन करना होगा। 4 का क देखते हैं, इसमें आपको अपना पूरा एड्रेस देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा अपना एड्रेस देना है, वर्तमान पता, हाउस नंबर, गली नंबर, नगर, गांव, पुलिस स्टेशन, आपका पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। ठीक है ना। और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। ठीक है, वैसे ही आपका वो ये हो गया आपका प्रेजेंट एड्रेस। और 5 नंबर में है, 5 नंबर में नहीं, उसी का सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। ठीक है ना, वो हो गया प्रेजेंट एड्रेस, और ये हो गया आपका परमानेंट एड्रेस। ठीक है। और इसमें अब 3 नंबर देखिए, 4 में ही 3 नंबर पॉइंट देखिए, यदि मूल रूप से भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश का निवासी हो तो आपको अपना विदेश का पता, देश का नाम, हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट
टाउन या विलेज, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट, जिस देश में रह रहे हैं या रहे होंगे वहाँ का आपको ये देना है, ठीक है ना। और भारत में प्रवेश की तारीख, उस देश में रह रहे थे तो भारत में आप कब एंट्री किए और किस चेक पोस्ट से एंट्री किए। देखिए यहाँ पे 3 नंबर, चेक पोस्ट और पॉइंट ऑफ एंट्री, आने का स्थान या चेक पोस्ट, और यात्रा का विवरण, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट लगा होगा वो आपको मेंशन करना है। और नीचे में 5 नंबर में आपको अपने पासपोर्ट नंबर, जारी करने का स्थान यानी कि प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, जारी करने की तारीख, तक वैध यानी कि वैलिड अप टू डेट यानी कि कब तक वो वैलिड है, फिर यहाँ पे स्थान और राज्य देना है, ठीक है। नहीं, ये 5 नंबर में आ गया, ये 5 नंबर में आ गया। अब आपको यहाँ पे देना है 5 नंबर में जन्म की तारीख और स्थान, जिला, राज्य और देश, ठीक है। 6 नंबर में आपका नेशनैलिटी, तो अगर इंडियन है तो आप यहाँ पे इंडियन, ठीक है। 7 नंबर में आपको अपने पूरी फैमिली, जो भी आपके निकटतम है, आपके सगे संबंधी हैं, उनका यहाँ पे आपको डिटेल देना है, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ क्लोज रिलेटिव, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे आपके पिताजी, अपने फादर का नाम और राष्ट्रीयता जन्म से अथवा डोमिसाइल से, ठीक है। इंडियन है तो इंडियन बाय बर्थ है कि बाद में आके डोमिसाइल लेकर के यहाँ पे कि यहाँ के निवासी हुए, उसका डिटेल डालना है। और स्थान, देश और जन्म की तारीख, यहाँ पे कहाँ जहाँ उनका जन्म हुआ, और देश और जन्म की तारीख यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे उनका व्यवसाय, वो जो भी करते होंगे, जो जॉब करते होंगे, तो वो उसका डिटेल डालना है। और वर्तमान पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे पता डालना है और स्थायी घर का पता डालना है, ठीक है ना। आपके पोस्ट ऑफिस का डिटेल डालना है और परमानेंट एड्रेस डालना है। और यही सारी चीज़ें जो भी है 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिटेल आपको अपने पिताजी का, अपने फादर का, अपने मदर का, अपनी वाइफ का या हस्बैंड का, और अपने सन्स का यानी कि बेटों का और डॉटर्स का, ठीक है। और यहाँ तक कि आपको अपने भाई बहन, सौतेला पुत्र या पुत्री हो, ठीक है, सौतेली पुत्री या पुत्रियाँ हो, उनका डिटेल आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। 8 नंबर में है विदेशी संगठन एवं संस्था सहित विदेशी मिशन से कार्य कर रहे भारतीय एवं गैर भारतीय संबंधियों का विवरण, ठीक है। अगर आप विदेशी संगठन से जुड़े हुए थे तो उसका आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे 8 नंबर में अगर कोई आपके रिलेटिव, ऊपर जो भी मेंशन था उसमें से कोई आपका रिलेटिव या कोई अन्य रिलेटिव जो किसी विदेशी संगठन, यहाँ पे दिया हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ रिलेटिव्स वर्किंग इन फॉरेन मिशन, यानी किसी फॉरेन मिशन या किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किए हुए हैं, तो उनका नाम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। नाम, नेशनैलिटी डालना है, व्यवसाय, वर्तमान घर का पता और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये दोनों डालना होगा। फिर यहाँ पे 2 नंबर में है, क्या आपका कोई संबंधी बच्चों सहित विदेश में रह रहा है, यदि हाँ तो कृपया प्रत्येक का निम्नलिखित विवरण दें। अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई बच्चा विदेश में रह रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी होगी। यहाँ पे नेम, यहाँ पे रिलेशन, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है और किस देश में रह रहा है वो, और तारीख कब से रह रहा है, ठीक है। 8 का 3 है मल्टीनेशनल कंपनी में काम का ब्यौरा। अगर आपका कोई रिलेटिव मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जैसे कि आप स्वयं हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके माताश्री हो गए, आपकी अगर विवाहिता है तो भाई बहन, अन्य रिश्तेदार जो भी हो, तो यहाँ पे अगर आप किसी मल्टीनेशनल में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो आपको नाम, यहाँ पे कंपनी का नाम और पता, और आपका एक जो एम्प्लॉई आईडी होगा वहाँ का वो, और नौकरी का कालावधि यानी कि पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब से कब तक आप काम किए हैं, और अन्य कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सारे रिलेटिव को इन्वॉल्व किया गया है। 8 का 4 है यहाँ पे, यदि उम्मीदवार रक्षा सेवा में है था तो कृपया नमूद करें। इफ़ द कैंडिडेट इज वॉज इन डिफेंस सर्विस प्लीज़ फर्निश। अगर आप डिफेंस सर्विस में कभी रह चुके हैं तो आपका यहाँ पे सर्विस नंबर देना होगा, ठीक है, और रिकॉर्ड ऑफिस का पता देना होगा यहाँ पे, ठीक है ना।
9 नंबर है, क्या आप कभी किसी राजनीतिक पार्टी संगठन के सदस्य कार्यकर्ता रह चुके हैं अथवा किसी राजनीतिक कार्यालय में भाग लिया है? तो यहाँ पे हाँ और ना में आपको जवाब देना है। ठीक है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के काम किए थे तो यहाँ पे हाँ या ना में जवाब देना है। ख है आपका, क्या आपको मालूम है कि कॉलम 7 में उल्लिखित, कॉलम 7 वही है जिसमें आपने अपने पूरी फैमिली का डिटेल डाला था, उल्लिखित संबंधियों में से कोई संबंधी कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी संगठन का सदस्य कार्यकर्ता रहा है अथवा उसने किसी राजनीतिक कार्यकलाप में भाग लिया। अगर आपका किसी कोई रिलेटिव भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था और काम कर रहा था तो यहाँ पे हाँ और ना पे क्लिक करना है। यदि आप हाँ पे क्लिक करते हैं, अगर आपके रिलेटिव या आपने कभी ज्वाइन की होगी कोई पार्टी और उसमें उसके क्रियाकलापों में आप उसके सर्विसेज में भाग लिया होगा तो उसका डिटेल यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे आपका नाम डालना होगा, संबंधियों का नाम, आपके जो भी संबंधी किसी पार्टी से जुड़े होंगे या आप जुड़े होंगे तो, और यहाँ पे पार्टी का नाम, क्या काम था उसमें, और सदस्यता का जो भाग लेने की जो अवधि थी, जो जब से आप उसमें काम किए होंगे जितने दिनों तक, और राजनीतिक कार्यकलाप में भाग लेने का स्थान, कब कहाँ पे उस पार्टी से आप जुड़े, और यहाँ पे यदि राजनीतिक पार्टी कोई पद ग्रहण किया हो तो उसका विवरण, अगर कोई पद आपको दिया गया हो जैसे प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डालना है। अब हमको देखना है 9 नंबर। हाँ 9 नंबर हमारा हो गया यहाँ पे। अब 10 नंबर देखते हैं। पॉइंट नंबर 10 है कि क्या आप किसी ऐसे सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन के सदस्य रह चुके हैं जो किसी विदेशी मिशन या संगठन से संबंध है। किसी भी विदेशी मिशन से अगर आप संबंध रखते हैं तो उसमें हाँ या ना करिएगा। क्या खा देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि कॉलम 7 में उल्लिखित आपके संबंधी किसी ऐसे राजनीतिक या सामाजिक संगठन के सदस्य रह चुके हैं जो किसी विदेशी मिशन, अगर आपके कोई संबंधी या साथी किसी विदेशी मिशन में काम किए होंगे तो हाँ करिएगा, नहीं तो ना। ग है कि आप किसी क्लब, सोसाइटी अथवा किसी ऐसी अन्य संस्थान के सदस्य रहे हैं, अगर रहेंगे तो हाँ करिएगा, नहीं तो ना करिएगा। ठीक है। अगला है कि अगर आप किसी क्लब और या सोसाइटी जैसे कि ऊपर उल्लेखित था, अगर उसमें भाग लिए होंगे तो आप यहाँ पे सब उसको डालिएगा। ठीक है ना, कि उस संगठन या सोसाइटी का नाम क्या था, पदधारियों के नाम क्या था, नेम ऑफ ऑफिस बेयरर, और आपकी सदस्यता की अवधि क्या थी, आपका पद क्या था, और क्या आप अभी सक्रिय हैं उस संगठन के साथ, हाँ या ना। सदस्यता त्यागने का कारण बताना है, कोई अन्य विवरण होगा तो यहाँ पे डालना है। ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 हो गया था ना। पॉइंट नंबर 11 यहाँ पे उन स्थानों का विवरण, रहने की अवधि जहाँ आप पिछले 3 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक तक रह चुके हैं। पिछले 3 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक जहाँ पे भी आप रहे हैं उसका विवरण देना है, कि डेट यहाँ पे देना है कब से कब तक, और वहाँ का पूरा एड्रेस देना है, गांव, पुलिस स्टेशन, डाकघर, नगम, मकान और मकान संख्या जो भी है, गली नंबर, यहाँ पे फुल एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। ठीक है ना। और 11 का अगला पॉइंट है ख, कि सेम चीज़ है, अगर आप विदेश में रहे हैं तो वहाँ का विवरण आपको देना है। ठीक है ना। यह है, यदि आप विदेश में रह चुके हैं तो कृपया उन सभी स्थानों का विवरण दें जहाँ आप 18 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक रहे हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई थी और आप 1 वर्ष से अधिक किसी विदेश में रहे हैं, किसी देश में रहे, तो उसका विवरण भी यहाँ पे आपको देना है, कब से कब तक रहे हैं और वहाँ का एड्रेस और भ्रमण या निवास का कारण, आप वहाँ क्यों गए थे। ठीक है ना, फॉरेन। और फिर आपका 12 नंबर से यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका, जो आपको थोड़ा लेंदी टाइप का लगेगा। अभी ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। 12 नंबर, क्या आपने सरकारी कार्यों के व्यतिरिक्त किसी बाहरी देश के अधिकारी से व्यक्तिगत संपर्क किया है? यदि हाँ तो विस्तृत जानकारी दें। किसी बाहरी व्यक्ति या किसी अन्य देश के किसी व्यक्ति से अगर आपका संपर्क रहा हो तो उसका यहाँ पर डिटेल देना है। यदि लागू हो तो कृपया विवाहिता का पूरा नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का पूरा यहाँ पर डिटेल, जन्म स्थान और क्या करती हैं वो सारे यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। यदि वह व्यक्ति पति या पत्नी किसी बाहरी देश में भ्रमण कर चुके हैं, अगर पति या पत्नी जो भी हैं, अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति, फॉरेन में कहीं भ्रमण कर चुके हैं तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा।
और 14 नंबर पॉइंट है, क्या आपके साथ 18 साल से बड़ा कोई व्यक्ति रह रहा है? यदि हाँ तो कृपया रहने वाले का पूरा नाम, तारीख और जन्म का स्थान, संबंध और व्यवसाय के बारे में पूरा विवरण दें। अगर आपके साथ कोई बाहरी 18 वर्ष अधिक रह रहा है तो उसका पूरा विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, क्या कोई 18 वर्ष से बड़ा व्यक्ति आपके साथ विदेश में रहा है, घूम चुका है अथवा रह चुका है तो उसका भी विवरण आपको यहाँ पे देना है। 15 नंबर है, विवरण दें यदि आप पहले कभी गिव डिटेल्स इफ़ यू हैव एवर बीन गिरफ्तार हुए हैं, अगर आप कभी गिरफ्तार हुए हैं तो उसका डिटेल देना है। क्या आप पर अभियोग चला है तो उसका भी यहाँ पे डिटेल देना है। नज़रबंद हुए हैं तो उसका भी डिटेल यहाँ पे आपको देना है। अगला है, किसी न्यायालय ने आप पर किसी जुर्म का आरोप लगाया है तो उसका भी विवरण यहाँ पे आपको देना है। ये पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, किसी ग्रुप्स में शेयर करें और आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वैसे ही कॉमन क्वेश्चन से आगे फिर आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है, सिग्नेचर करना है और यहाँ पे स्थान और दिनांक भर देना है। ठीक है ना। तो फ्री में स्टडी मटेरियल के लिए भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एक पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। कल के वीडियो में हम बात करेंगे एएफ फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, चलिए फिर आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।